कठिनाइयों से मान लूं मैं हार, यह संभव नहीं है। मैं मुसाफिर हूं कि जिसने है कभी रुकना ना जाना, है कभी सीखा ना जाना। मुश्किलों में सर झुकाना, क्या मुझे मंजिल मिलेगी या नहीं, इसकी ना चिंता, क्योंकि मंजिल है डगर पर सिर्फ चलने का बहाना। और तो सब धूल पथ पर चाह चलने की अमर बस, और तो सब धूल पथ पर चाह चलने की अमर बस। मैं अगर पथ का ना लूं अधिकार, यह संभव नहीं है। पंथ की कठिनाइयों से मान लूं मैं हार, यह संभव नहीं है। Good afternoon, all the boys, girls, teachers, principals, and everyone who has connected with us in today's परिचर्चा। मैं डॉक्टर रोहित खोखर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय चेयरमैन साहब श्री सुरेंद्र कुमार जैन जी, आदरणीय प्रबंध निदेशक साहब मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ जैन जी, आदरणीय डॉक्टर सुनीता गौड़ जो आज हमारे यहाँ पर मुख्य प्रवक्ता के रूप में ज्वाइन करेंगी, प्रिंसिपल भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। आज के अतिथि श्री परवेंद्र कुमार धैया जी जो कि प्रधानाचार्य हैं होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज, श्री अनिल कुमार शास्त्री जी जो कि प्रधानाचार्य हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, और बाकी अतिथिगण जिसमें विशेषकर श्री कुलदीप सिवाच जी जो कि हमारे साथ आज अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्रधानाचार्य हैं पीएस पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के, श्री चंद्रवीर पवार जी जो कि प्रधानाचार्य हैं मॉडर्न पब्लिक इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से, श्री संदीप मलिक जी जो कि प्रिंसिपल हैं एमडीएस विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में, और बाकी अतिथिगण। मैं पुनः आप सब लोगों का आज के कार्यक्रम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 41 वर्ष पूर्व सेठ श्री सुखबीर सिंह जैन जी ने देश के बच्चों को उत्कृष्ट पुस्तकें देने की बड़ी सोच के साथ की थी। विद्या प्रकाशन मंदिर राष्ट्रीय फलक के उच्चतम प्रकाशन घरानों में से एक है। अपनी उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह प्रकाशन कालक्रम में राष्ट्र की महान विभूतियों से सम्मानित हुआ है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2005 में विद्या प्रकाशन मंदिर को राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया था। अभिनव कृतियों के लिए युक्त प्रकाशन में 4300 से ज्यादा कृतियां विश्व स्तरीय तकनीकी, प्रावैधिकी कौशल तथा अद्वितीय तकनीकों द्वारा निर्मित होती हैं। शिक्षा से अटूट संबंध के कारण विद्या प्रकाशन मंदिर टीचर्स और स्टूडेंट्स के प्रति अपना नैतिक दायित्व समझता है। यही दायित्व बोध से प्रेरित होकर प्रकाशन ने डिजिटल परिचर्चा का कार्यक्रम का श्री गणेश किया है। डिजिटल संवाद के माध्यम से यदि हम लोग विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों की वाणी को सुबुध प्रभात दे पाए और उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट कर पाए तो विद्या प्रकाशन मंदिर अपनी इसे सर्वोच्च राष्ट्र सेवा समझेगा। आज बच्चों मैं दोबारा से आपके सामने अगली परिचर्चा में जुड़ा हूं। मुद्दे वही होंगे, बातें वही होंगी, पर अतिथि कोई और होंगे। आज वो जो अतिथि हमारे बीच में जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। पहली बात तो ये है कि जो मेरे 10वीं और 12वीं के शिक्षार्थी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो ये जान लें कि कोरोना से उनकी क्लासेस बाधित हुई हैं। ये तो ठीक है, इसको देखते हुए सरकारों ने 30% सिलेबस भी कम कर दिया है, लेकिन जो बात एक है और अटूट है वो ये कि इम्तिहान आने वाले हैं। परीक्षाएं तो होंगी, परीक्षाएं उसी तरीके से होंगी जैसे कि होती आई हैं, और उनमें सर्वोच्च अंक ही नहीं, अपने आप को सिद्ध करने के लिए आपको पूर्णतः मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब समय कम रह गया है, आपके उसी समय का सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इसी मुद्दे के साथ आज की परिचर्चा का आयोजन हुआ है। वो जो टीचर्स बच्चों को, बोर्ड के बच्चों को खासकर पढ़ा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको किस तरीके से अपने शिक्षार्थियों तक और बातें पहुंचानी है। ये कठिनाई का दौर है, ये डिजिटल दौर है। यह दौर वो है कि जिसमें कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि कक्षाएं ऐसे भी चलेंगी जहां पर ना कोई मंच होगा, ना कोई चॉक एंड डस्टर होगा, लेकिन फिर भी आपको जो है पढ़ना होगा और पढ़ाना होगा।
तो आप दोनों के लिए ही, जो कि एक विशेष स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उन दोनों के लिए ही आज के कार्यक्रम की विशेषताएं उपयोगी होंगे। अब मैं आप लोगों का परिचय आज के अपने अतिथिगणों से कराना चाहता हूं। हमारे बीच जो पहली अतिथि आज हैं, जो हमसे जुड़ेगी और अपना एक बहुत लंबा अनुभव रखती हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। ई विद्या के मंच पर प्रवाहित परिचर्चा में आज ज्ञान त्रिवेणी की साक्षात प्रतिमूर्ति डॉक्टर सुनीता गौड़ का निर्मल हृदय से मैं वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों से निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाएं मैडम का स्वागत करें। आज किसान आंदोलन के कारण बच्चों और टीचर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि हमारे अतिथियों को आज आपके बीच में आने में बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को मानते हुए भी वो बिल्कुल टाइम से आकर हमसे जुड़े और आप लोगों के कारण बहुत दूर से चलकर आए हैं। तो आप सब लोग आज के कार्यक्रम का आनंद लें। मैडम हिंदी, इतिहास एवं अर्थशास्त्र में स्नातक की हैं। डॉक्टर सुनीता जी वर्तमान में भागवती सरस्वती विद्या मंदिर नई मंडी मुजफ्फरनगर में प्रधानाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं। मैडम ने हिंदी साहित्य में विशेष रुचि के कारण आप भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में आधुनिकता एवं परंपरागत विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित हुई हैं। मैडम 1990 से लेकर 2001 तक सरस्वती विद्या मंदिर सहारनपुर में शिक्षिका के पद पर कार्यरत रही। उसके उपरांत 2001 से 2009 तक भागवती सरस्वती विद्या मंदिर मुजफ्फरनगर आपकी कर्मस्थली रही हैं। वर्ष 2009 से संप्रति आप मुजफ्फरनगर नई मंडी स्थित इस कॉलेज में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित कर रही हैं। विद्या प्रकाशन मंदिर ऐसे विद्वान, विदुषी, अनुभवी शिक्षा एवं दक्ष प्रशासिका डॉक्टर सुनीता गौड़ का सम्मान करता है। आदर के साथ आपको वेलकम करता है। अब मैं आप लोगों से अपने अगले अतिथि का परिचय करा दूं, जो शिक्षा में अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं और वो भी इस नाम से जाने जाते हैं कि जब वो किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसको पूर्ण करते हैं, और वो हैं डॉक्टर अनिल कुमार शास्त्री जी, प्रधानाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। ई विद्या परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे अगले अतिथि का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। संस्कृत विषय में स्नातक एवं बीएड की उपाधि धारक शास्त्री जी संस्कृत तथा मातृभाषा हिंदी के प्रति विशेष अनुराग रखते हैं। माध्यमिक शिक्षा कक्षाओं को हिंदी तथा संस्कृत में शिक्षण को 2 दशक से भी ज्यादा अनुभव रखने वाले विद्वान प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय की 3 छात्रों का जनपद की टॉप 10 लिस्ट में आना बड़ा सम्मान है इनके विद्यालय के लिए, और उन सभी शिक्षकों के लिए भी जोरदार तालियां जिन्होंने अपने बच्चों पे मेहनत की और टॉपर्स को प्रोड्यूस किया। योग एसोसिएशन संस्था के संयोजक की भूमिका में कार्य करते हुए शास्त्री जी मुजफ्फरनगर जनपद के तरुण एवं युवा वर्ग में योग क्रीड़ाओं के प्रति गहरा रुझान भी उत्पन्न करने में सफल रहे हैं। सर, मैं विद्या प्रकाशन की इस परिचर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। अब मेरे अगले जो गेस्ट हैं, जो कि बहुत विशेष हैं, और उनका स्वागत मैं आप लोगों के सामने करना चाहूंगा और परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगा, जो हैं श्री परवेंद्र कुमार धैया जी, प्रधानाचार्य होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में। सर प्लीज। परवेंद्र धैया सर जो शैक्षिक योग्यताओं में एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और बीएड हैं, तथापि 16 वर्षों से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के शिक्षार्थियों को अंग्रेजी भाषा में प्रवीण बनाने में आपकी सेवाएं जग जाहिर हैं। सभी स्टूडेंट्स इससे परिचित हैं। अध्यापन, परीक्षण, कौशल के विकास एवं परीक्षण, योग शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा, हिंदी परिषद तथा समाज कार्य में संबंधित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आप उच्च पदों पर आसीन हैं। अपनी शैक्षणिक सेवाओं के कारण आपको प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में भी जाना जाता है। सर, मैं विद्या प्रकाशन की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। अब आज के कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए बच्चों, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने हमें भेजे थे या जिसका डर आपके मन में है, वो डर कि किस तरीके से हमें अपनी परीक्षाओं में कार्य करना चाहिए, वो सब क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, मेरे साथ इन लिफाफों में हैं। आप लोग एक एक करके उसे सुनिएगा और जुड़िएगा, और मैडम लोग और सर लोग जो आपको बताएंगे बड़े ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है।
मुफ्त में है, फ्री है, निशुल्क है। लेकिन ई विद्या ने जो ये सब काम किया है वो सिर्फ ये देखते हुए कि किस तरीके से आप अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे, उसी के लिए आज का कार्यक्रम आपको डेडिकेटेड है। अब कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा सीरियस हो गया मैं, है ना, क्योंकि अब तक मैं आपको पढ़ के बता रहा था। अब हम लोग उस पे बात करेंगे जिसके लिए ना तो ये लोग तैयार हैं, सिर्फ तैयार हूं मैं क्वेश्चन दागने के लिए। तो सब चीजें आज टीचर्स, वो टीचर्स जो हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, उनसे हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आप लोगों से पूछते हैं ना प्रैक्टिकल में सब लोग क्वेश्चन, आज हम लोग इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और देखते हैं आपके टीचर्स किस तरह से आपका मार्गदर्शन करते हैं। मैडम, क्या मुझे आज्ञा है आपसे पहला प्रश्न पूछने की? जी। तो मैडम से जो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है बच्चों, वो ये है, कोरोना काल में, लॉकडाउन के कारण स्कूलों में जो आपका ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लासेस था वो तो नहीं चला है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के शिक्षार्थियां इस ऑनलाइन और डिजिटल पढ़ाई के आदी भी नहीं थे, ना तो शिक्षार्थी आदी थे, ना ही शिक्षक लोग आदी थे। यद्यपि ये क्लासेस चली हैं, तो उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अब जैसे इम्तिहान में बड़ा कम समय रह गया है, तो किस तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं वो ले रहे हैं या लेनी चाहिए और किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए? मैडम, इसके लिए आप बच्चों को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद सर। कोरोना ने हम सभी को तकनीक से जोड़ने के लिए विवश किया है, शिक्षक भी और विद्यार्थी भी। पहले जहाँ ब्लैक बोर्ड से पढ़ता था, धीरे धीरे बच्चा ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक आया, लेकिन वो घर ही रहेगा, विद्यालय में से नहीं आना है और पढ़ना भी है। इसके लिए ऑनलाइन मात्र एक विकल्प रहा। वो तकनीक के आधार पर अपने घर से शिक्षा ले और अपने शिक्षक के साथ जुड़े। ये व्यवस्था शिक्षक की भी है और विद्यार्थी की भी है। यूपी बोर्ड सरकार ने स्वयं का एक स्वयं प्रभा चैनल बनाया और यूपी बोर्ड के सभी विद्यालयों के जो एक्सपर्ट, उनके अनुभवी शिक्षक थे, उनको अपनी अपनी वीडियो, जो वीडियो पर थोड़ा सा कुचा रहे थे, अपनी अपनी ऑडियो बनाकर मंगाने के लिए कहा। और धीरे धीरे इस तरह अप्रैल के पहले सप्ताह से ऑनलाइन कक्षा शुरू हुई। तो शुरू में शिक्षक ने अपनी पुस्तकों की कॉपी करके भेजी या अपने नोट्स बनाकर भेजे, वीडियो कम रही। अभी ऑनलाइन पढ़ने में बच्चा भी बहुत रुचि लेने लगा। शुरू में जो उनका प्रतिशत कम था, 60%, 70% तक बच्चे जुड़े, सबके पास मोबाइल नहीं था या लैपटॉप नहीं था या इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। धीरे धीरे अब जैसे जैसे परीक्षा पास आ रही हैं, तो शिक्षक भी अपने दायित्व को पूरे अनुभव के साथ और उसको क्या अपना बेस्ट दे सकूं बच्चों को, इस उहापोह से निकलकर अधिकतम अच्छा प्रयास कर रहा है। और बच्चे भी और उनके अभिभावक भी जागरूक हुए हैं। मैं समझती हूँ अक्टूबर के बाद से त्योहार की बाकी खरीदारी छोड़कर सभी के पेरेंट्स ने, जिन्होंने अभी तक स्मार्टफोन नहीं लिया था, अपने दिवाली के, दशहरे के खर्चे छोड़कर वो लिया है। और जहाँ तक मेरे विद्यालय की बात है कि लगभग 99% बच्चे ऑनलाइन जुड़ गए हैं और वो पढ़ रहे हैं। और शिक्षक भी ने जो उन्होंने अपनी ऑडियो वीडियो अप्रैल मई में भेजी थी, आज उसमें उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है और बच्चे भी, मैं समझती हूँ, इससे लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़े। थैंक यू मैम। सो स्टूडेंट्स, लॉट मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि जिस तरह से मैडम ने बताया है कि सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स अब जो है नई तकनीकी के प्रवाह को सीख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं और करीब करीब सभी के पास अब जो है हम लोगों के फोन्स और स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। और मैडम ने जिस चैनल का जिक्र किया, स्वयं प्रभा, अगर आप लोग स्वयं प्रभा चैनल को देख रहे हैं तो आप लोगों को ये हर हालत में मालूम होगा कि टीचर्स उस पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं और आपकी क्लासेस के अंदर जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। स्वयं प्रभा चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। अभी इसी क्वेश्चन के लिए मैं बढ़ रहा हूं देवेंद्र जी के पास, जो कि हम लोगों को बताएंगे कि ऑनलाइन टीचिंग के वो कौन से माध्यम है जिससे आप लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो अब बहुत कम समय रह गया है। सर जी। परवेंद्र जी, सॉरी परवेंद्र जी। थैंक यू रोहित जी। सर्वप्रथम तो मैं विद्या प्रकाशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह का जो डिजिटल मंच है उन्होंने शुरू किया है। वास्तव में सभी छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाए तो देखा जाए तो
इंडिया में अभी जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके उपरांत डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सरकार की ओर से जो पहल है वे शुरुआत हुई। वैसे तो अगर देखा जाए विदेशों में 1 दशक पहले ये हो चुका है। अभी 2-3 साल से अगर देखा जाए तो इंडिया में काफी प्रभावी धीरे धीरे बढ़ा है। अगर हम इस कोरोना काल में देखें उन डाटा जो हम एनालिसिस करते हैं तो 730 मिलियन जो इंटरनेट यूजर हैं वे इस कोरोना काल में बढ़े हैं इंडिया के अंदर। बहुत अच्छा डेटा आपने बताया। हाँ। जी। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो रूरल एरियाज में है वो 75% जो यूजर है वो रूरल एरियाज में बढ़े, इंक्रीज हुआ है। जी। जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया, क्वालिटी वीडियो की इस तरह से बढ़ती गई, तो 83% जो वीडियो कंटेंट है वो डिजिटल हुआ है हमारी इंडिया में। वो यानी कि 83% जो वीडियोस का जो डाटा है वो ग्रोथ हुआ है एजुकेशन के। कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है इंडिया के अंदर। देखिए अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, यूपी बोर्ड में अक्सर हम देखते हैं अभी थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं उस में, लेकिन धीरे धीरे अब एक अगर हम कहें तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। जरूरी भी है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत जरूरी भी है। देखिए और कोई ऑप्शन इसके सिवा बचा भी नहीं था, क्योंकि बच्चे घर पर हैं, कोरोना काल में सब कोई बाहर नहीं है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सब बंद हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये आया है। और सरकार को और आपको जो ई विद्या के माध्यम से आप ये शुरुआत कर रहे हैं उसको बहुत बधाई। जैसे नेक्स्ट इसी में ही जुड़ा हुआ है, तो ऑनलाइन एजुकेशन में अगर हम देखें जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उन्हें सर्वप्रथम क्या है करना है कि जो उनको ऑनलाइन एजुकेशन में सपोज पहले से पढ़ना है तो उसको एक कंटेंट को वे टॉपिक्स को पहले से उसको घर पर दोहरा लें, पढ़ लें। उसके बाद जैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट होती है तो उसको जो नोट्स बनाने के लिए या उसके लिए उस ऑनलाइन कंटेंट में जो चल रहा है वीडियो के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से वो चल रहा है तो उसको नोट करते रहें, फिर उसको रिवाइज करते रहें, तो एक अच्छा एक माध्यम रहे। हाँ, लर्निंग अच्छी होगी। थैंक यू जी। परवीन जी के लिए जोरदार तालियां। जो नोट करने वाली बात यह है कि परवीन जी ने जो आपको बताया ये बात बिल्कुल सही है कि अब ऑनलाइन से पीछा नहीं छूटेगा, और जब ऑनलाइन से पीछा नहीं छूटेगा तो उस पर जिस तरीके से पढ़ा जाता है उस पद्धति में बदलाव लाना होगा। वो बदलाव क्या है कि आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस अपने टीचर्स की अटेंड कर रहे हैं, या जैसे मैडम ने बताया था स्वयं प्रभा देख रहे हैं, या फिर ई विद्या को टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं कर रखा है तो जरूर करिए। उस पर भी जो शिक्षक आपको एक निश्चित टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक पहले से पता होता है, तो आप उनको पढ़ के रखें पहले से। जो डिफिकल्टीज हो उसको मार्क करके लगे, जब आप ऑनलाइन वो सुनेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं सर थैंक यू सर को बोलते हैं और अपने इसी क्वेश्चन के साथ आगे शास्त्री सर के पास चलते हैं। शास्त्री सर बस इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट ये है कि जो पढ़ाई लेक्चर्स की है वो तो ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से हो पा रही है, बच्चा नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो हमारा 10वीं 12वीं का बच्चा है जो कि साइंस साइड का विद्यार्थी है वो प्रैक्टिकल शायद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। तो अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं तो किस तरीके से उनको प्रैक्टिकल्स के लिए आप प्रेरित करना चाहेंगे, या वो कैसे करें? क्योंकि प्रैक्टिकल होना अपनी नॉलेज को समझना और नंबरों के लिए, दोनों के लिए जरूरी है, तो ये कैसे संभव होगा? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सर्वप्रथम मैं विद्या परिवार का जो आपने एक पहल की है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए निःशुल्क, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ आप चले, जहां इस कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियां धन कमाने के लिए तैयार हैं और बच्चों को उस तरह का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, आपने वो पहल की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ी सी बात एक बताना चाहूंगा कि भारत में पहले गुरुकुल और आश्रम की शिक्षा की व्यवस्था रही है, लेकिन कालांतर में इसमें परिवर्तन होते गए और हमारी शिक्षा व्यवस्था ने बहुत सारे परिवर्तनों को स्वीकार किया है। अब भी एक परिवर्तन हुआ कोरोना काल में कि पहले बच्चा जो है क्लास में बैठ करके पढ़ता था,
अब टीचर के और अध्यापक के बीच की दूरियां थोड़ी सी बढ़ी। अब उसके लिए क्या है कि जो हम अब तक मोबाइल पे बच्चा जो है हमारा गेम खेलता था, चैटिंग करता था, लेकिन आज उस मोबाइल को हमें पढ़ने के लिए भी प्रयोग करना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं है कि उससे चैटिंग करने से काम चल जाएगी। सरकार भी ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं सरकार ने चलाई हैं। दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा चैनल, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ई यंत्र, ई पाठशाला नाम से बहुत सारी परियोजनाएं सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही हैं। यूपी सरकार के द्वारा भी डीडी नेशनल और ई विद्या यूपी 9 और ई विद्या 11 पर भी यूपी सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसकी प्रत्येक सोमवार को समाचार पत्रों में सूची प्रकाशित हो जाती है और बच्चे उसको उस सूची के अनुसार अपने आप देख करके उसको पढ़ सकते हैं। तीसरा सबसे अच्छा जो आज मैं यहाँ पर आकर के अनुभव कर रहा हूँ, और मैंने आपके वीडियोस जो टीचर्स ई विद्या के पढ़ा रहे हैं उनको भी मैंने देखा है। इतना सरल तरीके से वे पढ़ा रहे हैं कि मैं अपने शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। हालांकि मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन मैंने आपकी साइंस जो टीचर पढ़ा रहे थे मैंने उनको देखा, तो मेरी भी समझ में आया कि कितने सरल तरीके से वे समझा रहे हैं वास्तव में। तो इस बात के लिए मैं चेयरमैन सर को और अपने सुरेंद्र जैन जी एवं सौरभ जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि देखो, प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात है तो प्रैक्टिकल तो आपको विद्यालय आकर के करने हों। जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिकल घर बैठ करके तो उनको इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाएंगे, वे सामान नहीं मिलेगा, तो आपको विद्यालय आना होगा और विद्यालय अपने टीचर से जुड़ करके अपने प्रैक्टिकल करने होंगे। रही बात ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास तो देखो अपनानी ही होगी इस समय। जिस समय हमारी जो परंपरागत जो कक्षाएं थी वे बंद चल रही हैं। हालांकि अब 19 अक्टूबर से सरकार ने जो है स्कूल खोले हैं, और मैं आपके आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी घर हैं वे अपने स्कूलों में जाकर के अपने क्लास से जुड़ें, टीचर से जुड़ें, और जो बच्चे नहीं भी जा रहे हैं वे ई विद्या के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हैं। 2 दिसंबर से ये शुरू हुआ है, मैं मानता हूँ, और 1 महीने के लिए चलेगा। जी। तो शायद आप बहुत अच्छा रिवीजन इस पे कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसीलिए अनुभवी शिक्षकों का आना इस मंच पर बहुत जरूरी है। और अब पहले क्वेश्चन के बाद मैं कह सकता हूं कि जितने अनुभवी शिक्षक हम आपके साथ बातचीत करने के लिए आज लाए हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। शास्त्री सर ने जैसे कहा कि अब आपके विद्यालय खुल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल्स के लिए तो जो बच्चे प्रैक्टिकल्स करना चाह रहे हैं वो अपने टीचर से जुड़ें, और जुड़ने के बाद जैसे उनके विद्यालयों ने जिस भी तरीके से उनके लिए टाइम टेबल बनाया है, ये बनाया, जाके अपने प्रैक्टिकल क्लासेस करें। और अब कक्षाओं का क्योंकि सिलेबस तो करीब करीब पूर्ण ही हो गया है, रिविजन के लिए ई विद्या टीवी को आप सब्सक्राइब करके उस पे क्लासेस अटेंड करें। अब परीक्षाओं में ज्यादा समय नहीं है, तो अब आपको तैयार होना होगा, बहाने नहीं बनाने होंगे। इसी के साथ पहले राउंड खत्म होता है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं शुरू करूंगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैम, मेरा अगला जो प्रश्न आपसे है वो ये है, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से जुड़ी चीजें बदल गई हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों ही बदल गया है। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए अब जैसे 90 दिन ही सिर्फ शेष हैं करीब करीब मोटे मोटे तौर पर, तो किस तरीके से सुचारू रूप से अध्ययन की व्यवस्थाएं बच्चों को करनी चाहिए, और टीचर्स को इन 90 दिन में अपने बच्चों को क्या क्या देना चाहिए जिससे कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे अंक दिला सकें। थैंक यू सर। आपका जो प्रश्न है वो अधिगम पर आधारित है। बच्चा क्या सीखे और उसको कैसे इन कम समय में अधिक सिखाया जाए जी। तो इस दृष्टि से जो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं वो आपके चैनल से चल रही हैं या किसी दूसरे चैनल से चल रही हैं, तो उन सभी को रिवीजन टेस्ट लेने होंगे। एक पिछले साल के अनसोल्ड पेपर कराने होंगे बच्चों को, टीचर्स को, और जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन हैं बच्चे को पेपर हल करने के लिए कहना पड़ेगा कि अपना फोकस उस पर भी रखे। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन याद करेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप उसमें से हल हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन और वैकल्पिक क्वेश्चन छुपे होते हैं, तो वो उस पर भी अपना ध्यान लगाए।
दूसरा, याद करने लिखने याद करने के साथ साथ उसको लिखने की भी प्रैक्टिस हो, क्योंकि बच्चा स्कूल में है नहीं, वो ऑनलाइन ही पढ़ रहा है। उसने अपनी बुक्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ली हैं, नोट्स भी बनाए हैं कि नहीं है, वो टीचर को सामने नहीं है इसलिए देख नहीं पाता। तो वो लिखने की भी प्रैक्टिस करे। जो उसने नोट्स आज ऑनलाइन लिए हैं किसी भी माध्यम से, उनको वो लिखे भी। जब तक उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो 3 घंटे का पेपर छोड़ कर आएगा, क्यों छूट जाएगा, याद होते हुए भी छूट जाएगा। तो इसलिए वो छोटे छोटे टॉपिक लेकर उनको अपने घर पर लिख कर याद करे, तो मैं समझती हूँ लिखने से उसकी लिखने की भी प्रैक्टिस होगी और उसको याद भी अच्छा होगा। क्योंकि और प्रैक्टिकल साथ साथ करे, जैसा अभी शास्त्री जी ने बताया, क्योंकि जो चीज़ देखने से जितना सीखते हैं, करने से उससे अधिक सीखते हैं। और कक्षा 12 में तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अलग अलग पास होना होता है। बच्चे ने प्रैक्टिकल किए नहीं है तो वो प्रैक्टिकल घर से पढ़कर आए, भले ही कम समय के लिए आए अपने लैब में, लेकिन एक दिन में आकर 2-3 प्रैक्टिकल करे तो उसका प्रैक्टिकल भी सही होगा। और थ्योरी के क्वेश्चन भी वो घर से लिख कर लाए, उसको क्या डिफिकल्टीज हैं, स्कूल आते हुए अपने टीचर से पूछे। और मैं समझती हूँ जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है तो वो तब से है जब से गुरुकुल शिक्षा थी। हम देख सकते हैं, हम सभी ने पढ़ा है कि द्रोणाचार्य ने अपने कौरव और पांडवों अपने शिष्यों को ले जाकर पूछा था, प्रैक्टिकल कराया था, बताओ चिड़िया देख रहे हो या चिड़िया की आंख देख रहे हो। तो जो चिड़िया की आंख देखने का अभ्यस्त है वो निश्चित रूप से अपने गोल तक पहुंचेगा। और शिक्षक को ऑनलाइन माध्यम से या विद्यालय में बुलाकर बच्चे को ये प्रैक्टिस करानी है कि उसका फोकस चिड़िया की आंख पर रहे, उसके रंग पर, उसके पंखों पर न रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। अनुभव लोग व्यक्तियों से बात करने में आपको हमेशा सीखने को मिलता है, वही मैं यहाँ देख भी रहा हूँ। मैडम ने कितने कम शब्दों में आपको 3 गुरु मंत्र दिए हैं। पहला गुरु मंत्र ये है कि आप जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको पूरे अच्छे से करें। अब से बोर्ड के पैटर्न को जैसे हमने देखा है, हर विषय के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्नों का चयन 10 नंबर का, 5 नंबर का एक सेक्शन डाला है जिसमें एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो जब बच्चा बड़े वाला करेगा तो वो छोटे वाला निकल ही जाएगा। इफ यू एम फॉर द स्टार्स तो मून तक तो आप लोग पहुंचते ही हैं। दूसरा, जो मैडम ने बताया लिखकर तैयारी करें। हाँ बच्चों, ये बात जरूर है, जब से टेक्नोलॉजी आई है, आई माई सेल्फ इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड आई फील इट कि मैंने अपना आखिरी लेटर शायद 20 साल पहले लिखा होगा, 25 साल पहले अपने माँ बाप को या अपने किसी प्रिय को। अब मैं चिट्ठियां ही लिखना भूल गया हूं। तो लिखने की तो टेक्नोलॉजी के साथ होते हुए लिखने की जो खूबी होती है हम भूलते हैं। और जब आप ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने वास्तव में लिखने की प्रैक्टिस कम की होगी, समय उधर रहेगा, 3 ही घंटे में पूरे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप घर पर लिखना शुरू करें, लिखकर प्रैक्टिस करें। ये दूसरा गुरु मंत्र था। और तीसरा गुरु मंत्र जो मैंने बताया कि प्रैक्टिकल को करने के लिए आप अपने शिक्षकों को जरूर जाएं। और अर्जुन का जो ध्येय था, जो उसने बताया, उसका जो निशाना था वो आंख पर था, तो आपका आंख क्या होना चाहिए? वो होने चाहिए 2021 में आने वाली बोर्ड परीक्षाएं। वो आपका ध्येय है, वो आपका डेस्टिनेशन है। उसको देखकर वर्कआउट करो तो आसान रास्ता होगा। अब परवीन सर के पास चलते हैं और वो भी मुझे पक्का विश्वास है मैडम की तरह कुछ एड ऑन्स आपको देंगे जो अलग होंगे। सर। थैंक यू सर। रोहित जी, जहाँ तक अधिगम की हम बात करते हैं तो जो बच्चा है वो सुनकर देखकर जी और फीलिंग्स के द्वारा सीखता है। बिल्कुल। इसको VAK यानी कि विजुअली, A फॉर ऑडिटरी यानी कि सुनकर, विजुअली देखकर, K फॉर काइनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग्स के द्वारा सीखता है जी। तो उसी से ही उसका अधिगम जुड़ा हुआ होता है। जैसे आज हम ई लर्निंग की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं, वीडियो की बात करते हैं, कि वीडियो या ऑनलाइन एजुकेशन या क्लास में डेमो के साथ में जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो तीनों चीजों का समावेश करके कहीं ना कहीं सीखता है वो। अगर जहां तक हम बात करें कि जो वीडियो है, अगर हम पढ़ाई में पढ़ते हैं तो कहा भी जाता है कि पढ़ने के इसमें 10 से 20% जो है वो बच्चा सीखता है। और जैसे सुनने की बात है वो 30 से 50% वो बच्चा सुनकर सीखता है जी। और देखने की जो बात है, जो बच्चा है वो 40 से 50% वो देखकर सीखता है। अगर हम तीनों चीजों का समावेश करके चलते हैं, यानी कि हम सुने भी और देखें भी और फील भी करें जी, तो वो जो है वो लगभग 60 से 70% तक बढ़ता है। तो जहां तक हम अंकों की बात करें, बच्चे कैसे सर्वाधिक अंक लेकर आए,
तो उसे अपनी जो दिनचर्या है उसमें बदलाव करना होगा, जो साथ के साथ अपने आहार, अपने आचार, जो विचार जो है उसमें परिवर्तन लाना होगा जी। तो इसके लिए बच्चे को अपनी दिनचर्या बहुत ही सुचारू रूप से, जैसे सुबह उठना अर्ली मॉर्निंग से लेकर जो शाम सोने तक का है वो जो शेड्यूल है वो उसको अच्छे तरीके से निभाना है। योगासन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को कहीं ना कहीं उसको मानसिक रूप से और उसके शारीरिक रूप से उसको एक जोड़ती है। कहा भी जाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है, तो जब तक इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक वो ज्यादा नहीं सीख पाता और उस चीज को याद नहीं कर सकता। तो मेरा मानना ये है कि इन चीजों को जो ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, और तो ज्यादा कहीं ना कहीं उस चीजों को सीखेगा। और कहा भी जाता है कि अगर बच्चे ने जो सीखा है, जो उसने पढ़ा है, अगर वो अपने साथी को वो सिखाता है तो ये जो लेवल है वो 90% तक बढ़ जाता है। अगर आप अपने पीयर को हाँ, अपने पीयर को जी। सिखाते हैं तो एक दूसरे को हम टॉपिक, भाई आप इस टॉपिक पर तैयारी करें, अपने साथी जो हैं आप इस टॉपिक पर तैयारी, तो जब हम एक दूसरे को सिखाते हैं, अपने साथी को सिखाते हैं, वो लेवल एक बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं परीक्षा लेवल में जो आपके अंक हैं या पढ़ाई है जो सीखने की है वो आप ताउम्र नहीं भूलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए कितनी और अच्छी चीजों का हमें पता चला। पहले तो VAK एक नए सूत्र का पता चला। सूत्र पुराना है लेकिन बात उतनी ही प्रतिशत सही है। वो ये कि देखकर, सुनकर, फील कर जब आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे तरह से जाएगी। और जो सर ने दूसरा बताया, दिस इज अ ओल्ड प्रोवर्ब। द प्रोवर्ब सेज हेल्दी माइंड्स लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक अच्छा मस्तिष्क एक अच्छे शरीर में ही निवास करता है। तो आपका आचरण, आपका आहार, आपकी शेड्यूलिंग, आपका दिन का पूरा रूटीन, सुबह उठा, थोड़ा सा प्राणायाम या एक्सरसाइज करी, अच्छा खाया, अच्छा पढ़ा, तो एकदम आपका शेड्यूल जो है फिट होगा और मैक्सिमम आएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, सिखाकर, पीयर लर्निंग। ये तो मैं अपने यहाँ भी टीम में कहता हूँ अपने क्रिएटिव हेड आभास जी से कि भैया जो आपको आता है दूसरों को सिखाओ तो चीजें बढ़ेंगी। तो यही आप पर भी लागू रहता है कि आप लोग जो सब्जेक्ट आपको आता है, 2-3 दोस्तों को घर बुलाओ, मम्मी से कहो सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाएं और जम के पढ़ाओ एक दूसरे को, तो आपके कॉन्सेप्ट्स खुद बहुत अच्छे से जाएंगे। शास्त्री सर, अब आपके पास में इसी क्वेश्चन के साथ आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आज अधिक से अधिक अंक लाना प्रत्येक विद्यार्थी का पहला उद्देश्य है। वो चाहता है कि मेरे अधिक से अधिक अंक आए। उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करता है और उसे करनी भी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी काल एक मेहनत का काल है। जो भी वो उस समय करेगा वो पूरे उम्र भर उसके साथ चलता है। अब इसके लिए उसे करना क्या है? उसे करना है कि सबसे पहले तो उसे अपने टीचर्स के साथ जुड़ना हो जी। वो चाहे ऑनलाइन जुड़े चाहे ऑफलाइन जुड़े जी। तो अब यदि वो अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है तो उसकी प्रोग्रेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यदि वो अकेला कार्य कर रहा है तो उसकी एक अलग मेहनत होगी, और अगर उसके टीचर्स के मार्गदर्शन होगा तो वो एक अलग होगी। तो मेरा सबसे पहला कहना है कि अपने टीचर्स के सानिध्य में आप मेहनत करें। केवल घर पर भी हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से करें, वैसे हैं तो आप अपना स्कूल में जाकर करें। दूसरा है कि पिछले वर्षों के पेपर्स आप देखें। जो पिछले वर्ष के पेपर्स हैं जो आए हैं, जो बच्चे इस बार 10th क्लास में हैं, उन्हें तो अभी ज्ञान नहीं होता कि हमारे पेपर्स कैसे आने हैं। तो उन पेपर को सोल्व करके अपने टीचर्स को दिखाए। जो कमियां हैं वहां जाकर के पता लगेंगी, ताकि वो बार बार यदि पेपर करेगा तो वहां जब परीक्षा भवन में जाएगा तो उसे वो चीज नहीं होगी। तो वो अपने पेपर सोल्व आउट करे। तीसरा, जैसे मैडम ने बताया कि लिख करके देखें। जो याद किया है उसे लिख करके जब देखेगा तो जो कमियां होंगी वे भी उसकी पता लग जाएंगी। बीच बीच में स्वयं को चेक करता रहे कि जो मैंने याद किया था वो मेरे याद है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछला अगला तो मैं याद करता हुआ जा रहा हूँ और मैं पिछला भूलता हुआ जा रहा हूँ। तो इस तरह से यदि बच्चा पढ़ाई करता है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, जैसे कि कोई 10th क्लास का बच्चा है तो वो मॉडल पेपर आदि से भी अपनी तैयारी कर सकता है, क्योंकि मॉडल क्या करते हैं कि उसमें पेपर का पैटर्न भी दिया हुआ होता है और छोटे छोटे क्वेश्चंस का पैटर्न भी बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ होता है जी। तीसरा जो है, एक बच्चा एक काम और करे मेरे कहने से कि बड़े क्वेश्चन
भी याद करें, लेकिन छोटे क्वेश्चन सबसे पहले बहुविकल्पीय है, अति लघु है, लघु है, यदि वो इनको याद करता है तो उससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि मेरे तो इतना याद हो गया, अब मैं बड़े क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से याद कर सकता। तो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को याद करता हुआ फिर बड़े क्वेश्चन को याद करे। यदि वो इन चीजों को अपनाएगा अपने जीवन में तो मैं मानता हूं कि वो एक अच्छे नंबर लेकर के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शास्त्री सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल व्यूज। सर ने बताया कि इसमें मैं थोड़ा सी मार्केटिंग कर लेता हूँ, ब्रांडिंग कर लेता हूँ। सर ने बताया मॉडल पेपर्स पढ़ने चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स भी पढ़ने चाहिए कि जिससे कि अब समय कम है, आपका रिवीजन उसमें हो सके, और 10वीं के बच्चे भी खासकर। तो विद्या प्रकाशन आपका चहिता प्रकाशन है, तो विद्या वाले जिसकी वजह से आज करा रहे हैं उनके क्वेश्चन आए, उनका ये जो ई विद्या ऐप है इस पर भी आपके हुबहू जो नए संशोधित पाठ्यक्रम है उसके बेस के मॉडल पेपर्स हैं। आप लोग ई विद्या की ऐप को डाउनलोड करें और उनका पढ़ के पूरा फायदा उठाएं और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आएं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस बार सिर्फ प्रश्न होगा टीचर्स के लिए। बच्चों इसके लिए तो जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। टीचर्स बहुत क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और सब लोग बता रहे हैं कि टीचर्स से आपको जुड़ना चाहिए, जाके पूछना चाहिए। अब उन्हीं के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो क्या करें। तो मैम अगला प्रश्न आपके लिए, सिर्फ टीचर्स को केंद्रित करके इसका प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि कोरोना के बचाव की वजह से डिस्टेंसिंग से एक स्टूडेंट्स और टीचर में एक डिस्टेंस तो बन गया है, एक गैप आ गया है। ऐसे में तैयारी के दौरान स्टूडेंट्स की पढ़ाई में आई कठिनाइयां या किस तरीके से वो समाधान में टीचर की भूमिका क्या है। टीचर को सिर्फ ये कहना कि वो विद्यालय आ जाएं बच्चे और मिल लें तो ठीक है, तो थंब रूल हो गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सब जगह। ऐसे में टीचर कैसे शिक्षार्थी तक पहुंचे और ये बताए। टीचर की भूमिका इधर पेरेंट वाली भी आ जाती है, उसमें आप प्रकाश डालिए। टीचर अब केवल शिक्षक नहीं है, वो एक एडवाइज़र भी है और एक गार्जियन की भूमिका में भी है। वो अपने शिक्षण के माध्यम से बच्चे को ये बता रहा है कि आपको मेरे लेक्चर के साथ साथ ऑनलाइन और कहाँ कहाँ किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप इस टॉपिक को आगे पढ़ने के लिए, इसको गहराई तक पहुँचने के लिए आपको कहाँ कहाँ तक जाना है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, और हमारे मुजफ्फरनगर में इस समय जो डीएम मैडम है वो महिला है, सेल्वा कुमारी जी। उन्होंने कक्षा 12 के बच्चों को बुलाया, जो 12th के बच्चे हैं, 10th के, और अपने व्यूज़ दिए। उन्होंने कहा आप अगर बोर्ड में आगे जाना चाहते हैं, केवल बोर्ड में ही नहीं, अपने जीवन में कई बच्चों ने प्रश्न पूछे कि आप ICS कैसे बने, PCS में कैसे जाएं, तो उन्होंने यही कहा कि आप कक्षा 10 और 12 से जिस विषय को लेकर आपको आगे की पढ़ाई करनी है उसको गंभीरता से लेना शुरू करें और उसकी थोड़ा स्टडी करें। उस चैप्टर को केवल क्वेश्चन आंसर के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है, आपको मॉडल पेपर में दिख रहा है, आपको ऑनलाइन में टीचर बता रहे हैं, ये नहीं, उसके पाठ की गहराई तक पहुँचे। और केवल एक ही टेक्स्ट बुक नहीं, उसके लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक भी अगर आपको देखनी पड़े या अलग अलग YouTube चैनल पर भी जाना पड़े तो उसको जाकर पहुँचे। तो ये एडवाइस उनसे ली, और उनके साथ जो 2 टीचर गई हुई थी हमारी, उन्होंने सबको प्रेयर में दी, सारे बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक। तो हम शिक्षक एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं जिस पीढ़ी की हूँ उस समय मोबाइल नहीं था और टेलीफोन भी घुमाने वाला था, गोल पूरा चक्कर काटता था। अब हम कहाँ तक पहुँच गए कि छुएं मोबाइल को और वो पूरी दुनिया खोल देता है। तो धीरे धीरे टेक्निक से बच्चे के साथ साथ उसके अभिभावक और उसके मित्र, उसके भाई बहन छोटे, वो सब सीख रहे हैं। पहले पेरेंट्स ये नहीं देख पाते थे, बच्चा मोबाइल लिए खोला बैठा है और उसने अभी अभी क्या देखा था और क्या डिलीट कर दिया। लेकिन अभी पेरेंट्स मीटिंग में हमने ये भी बच्चों को, पेरेंट्स को बताया, कक्षा 10 और 12 के पेरेंट्स को बुलाकर, कि वो ऑनलाइन तो पढ़ रहा है, लेकिन आप उसे वॉच करें तो ये भी देखें कि वो अभी 10 मिनट पहले वो क्या देख रहा था, क्या पढ़ रहा था। तो वो अपने जो उसका विषय है, जो उसका टॉपिक है, उससे डेविएट नहीं हुआ। हाँ, उससे दाएं बाएं नहीं हुआ है। ये भी एक शिक्षक की भूमिका है, उसको बताने की और उनके मम्मी पापा को बताने की भी। क्योंकि पहले बच्चे घर में इतना समय नहीं रहते थे, उनका पढ़ाई का काम केवल टीचर का था। अब तो माता पिता को ही देखना है सब कुछ।
तो वो हर समय रोबीला पिताजी बनकर भी नहीं रह सकते, जी। क्योंकि 2 महीने तो पिताजी माताजी भी घर में ही रहे, जी। बिल्कुल लॉकडाउन में। जी। तो उनकी अपनी भूमिका में भी परिवर्तन आया है। और बड़े बच्चे, चूंकि हम सुनते आए हैं कि जब पैर में जूता आने लगे तो मित्र का व्यवहार करना चाहिए, तो इन 2 महीने के लॉकडाउन में माता पिता की भूमिका भी सखी और मित्र जैसी हुई है। जी। और उन्होंने बहुत सारी चीजों को संशोधित किया है। और मैं तो समझती हूँ कि गांव के अभिभावक भी, जो हमारे बच्चे 574 बच्चे मेरे स्कूल में गांव से आते हैं, जी। 68 गांव के बच्चे हैं और जी। लड़कियों का ही केवल स्कूल है। तो वो भी तकनीक में आगे बढ़े हैं और उन्हें भी ऑनलाइन शिक्षण से जी। फायदा हुआ है। जी। पिछले 4 सालों से जिला टॉपर हमारे स्कूल की बच्ची निकल रही है। जी। तो हम अपने यहाँ जो करते हैं, जो बच्चे हाफ ईयरली के बाद 80% या उससे ऊपर के नंबर लाते हैं, उनके लिए हर सब्जेक्ट का टीचर, 5 सब्जेक्ट हैं इंटर में, तो 5 के टीचर 24 आवर्स अवेलेबल हैं। अगर बच्चे को रात को 10 बजे पढ़ते हुए कोई दिक्कत आती है तो वो फोन करके पूछ सकता है अपने टीचर से, और टीचर उसके पास उपलब्ध है। लेकिन इस कोरोना काल में हम ऐसा करने वाले हैं कि अभी रविवार को ऐसे बच्चे जो जिज्ञासु हैं, देखिए कक्षा में 40 बच्चे हैं तो 40 माइंड के हैं, उनकी 40 पृष्ठभूमियां हैं, वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। किसी के लिए केवल 12वीं पास कर लेना ही पर्याप्त है, जी। किसी के लिए अपने परिवार की आय का साधन 12वीं के बाद ढूंढना शुरू है, कोई आगे तक जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो जिज्ञासु हैं और अपने विषय में दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए संडे को विशेष क्लासेस विशेष आपने कक्षाएं बुलाई। लगाएंगे 3 जी। घंटे के लिए। और सभी सब्जेक्ट के जो अच्छे बच्चे हैं वो तो आएंगे ही, कमजोर भी अगर आकर अपनी कमजोरी दूर करना चाहेगा तो उसके लिए विद्यालय भी सुविधा देगा और टीचर। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा। मैडम के सभी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और मैडम के लिए जोरदार तालियां। मैडम किस तरीके से, कितनी अच्छे से और कितनी मेहनत से काम कर रही हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए। और मैडम आपको विद्या प्रकाशन की तरफ से और हम सब की तरफ से विशेष कॉन्ग्रेचुलेशंस की टॉपर्स आप प्रोड्यूस कर रही हैं, और जिस तरह से आप आने वाली समय में बच्चों को तैयार कर रही हैं, वो आने वाले भविष्य के भारत का रूप बदलेगा ही। जिस तरह से मैडम ने बताया कि लर्निंग इज अ प्रोसेस टीचर्स, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड ओनली फॉर द टीचर्स। सो टीचर्स लर्निंग तो आपको सीखनी होगी। अमूमन कई टीचर से हम लोग मिलते हैं तो कई लोग तो कहते हैं कि ये बदली हुई परिस्थितियों में बिल्कुल पढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, कैसे पढ़ा दे व्हाट्सएप पे, कैसे पढ़ा दे। लेकिन ये सब तो बहाना होता है। बच्चे बहाना बनाते हुए शैतान लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन टीचर्स तो नहीं लगते हैं। उनके पास तो हर ताले की चाबी होनी चाहिए, उनके पास हर समस्या का समाधान होना चाहिए। तो समाधान मैडम ने बताया। जब मैडम अब इस एज में आके सब सीख रही हैं तो दिखाती हैं कि शी इज अ ट्रू टीचर। सो वी शुड इंस्पायर आवरसेल्फ एंड मेक आवरसेल्फ इनटू अ लर्निंग मोड, एंड इफ वी लर्न देयर विल बी अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म इन व्हिच वी कैन फाइंड आउट द वेज। अब इसी क्वेश्चन के साथ सर हम आपके पास आते हैं। आप जरा बताइए टीचर्स की भूमिका क्या है। थैंक यू सर। रोहित जी, अगर देखा जाए आज इस परिचर्चा में हम बैठे भी हैं कि हर दूसरे विद्यार्थी पर आज मोबाइल है जी। और इंडिया जो है वो तीसरे लेवल पे है कि मोबाइल जो स्मार्टफोन का यूज है। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी की आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो टीचर्स और स्टूडेंट्स, वो गैप मोबाइल के थ्रू कम हुआ है जिस कोरोना काल की अगर हम बात करते हैं। तो रही बात बच्चों को हम कैसे कनेक्ट करें, तो उसके लिए ऑनलाइन तो है ही माध्यम, साथ ही साथ मेरा ये सुझाव है कि टीचर्स फोन कॉल्स के द्वारा उनसे जुड़े। मैं खुद भी अनुभव किया है। मेरा बेटा जो 10th क्लास में पढ़ता था, तो अब तो 12th में है, तो वहां से उस स्कूल से कॉल आती थी। और कॉल केवल ऐसे नहीं कि मतलब अगर हम कहें कि भाई किसी पर्सनल या उस स्कूल्स के इशू से आती थी, वो आती थी कि बच्चा घर पर कैसे पढ़ाई कर रहा है। मतलब सिर्फ डांटने के लिए नहीं आती थी, ना, पूछने के लिए भी आती पूछने थी। के लिए जी, आती थी। जी। और इस समय क्या कर रहा है जी। तो उसके क्या क्या उसके दिनचर्या है। देखिए ऐसे काल में घर पे तो जैसे मैम ने बताया कि घर पे तो टीचर्स नहीं जा सकते या बच्चे, सभी बच्चे भी नहीं आए, लेकिन फोन कॉल्स के द्वारा हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके एक पर्सनल हम अटैचमेंट दे सकते हैं। जी।
तो उससे क्या होगा कि उसके पेरेंट्स भी जुड़ेंगे, फीडबैक उसके जो परिवार का है, उसे उसके जो लाइफ स्टाइल से है, जो उसका घर का माहौल है, बच्चा कैसे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका जब पता लगेगा, बच्चे से पेरेंट्स भी बात करेंगे, टीचर्स भी पेरेंट्स से बात करेंगे, बच्चे से करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक जो गैप है वो फिल अप होगा। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बच्चों, जिस तरह से बताया सर ने, उसी तरीके से टीचर्स को भी ध्यान रखना है कि एक कॉल, सिर्फ एक कॉल दूर आपका विद्यार्थी है और शायद आपकी एक कॉल उसको ये एहसास दिलाए कि उसका टीचर उसके साथ है और वो और अच्छे से मेहनत करे। शास्त्री सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न वास्तव में एक टीचर के लिए अब तक बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस तरह का ना सोचा था कि बच्चा घर होगा और हम अपने विद्यालय में होंगे और हमारे बीच पढ़ाई चलेगी। यानी उस समय बच्चा सामने होता था और हम पढ़ाते थे और एक बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई चलती थी। लेकिन आज टीचर का उत्तरदायित्व तो बहुत दुगना बढ़ गया कि बच्चा घर है और उसे हमें एजुकेट भी करना है, हमें पढ़ाना है और उसके अच्छे नंबर आने हैं। अब उसके लिए हमें किन किन बिंदुओं पर अपना ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहले अभी परमेंद्र जी बता रहे थे कि हमें फोन कॉल्स के द्वारा जुड़ना पड़ेगा। जब हम फोन कॉल्स के द्वारा जुड़ेंगे, और जुड़ना ऐसे नहीं पड़ेगा कि केवल फोन किया और बातें समाप्त होगी, जुड़ना पड़ेगा कि आत्मीयता के साथ, बच्चे के को आत्मीयता के साथ उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके माता पिता के साथ भी जुड़ना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसकी दिनचर्या क्या है और वो किस तरह से अपने मोबाइल पर अपना टाइम स्पेंड करता है। दूसरा, सभी लोग हालांकि यूपी बोर्ड के जो टीचर्स रहे हैं पहले इन चीज़ों के आदी नहीं रहे हैं, लेकिन अब बहुत अच्छी प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से और ऑनलाइन तरीके से जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। और ज़्यादा इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं उन सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इस नई चुनौती को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम लोग रैपिड फायर वाला खेलेंगे। अब हम लोगों के पास समय कम है तो हम बहुत तेजी के साथ प्रश्न पूछेंगे और तेजी के साथ उसका आंसर लेंगे। मैम, अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा अच्छा है और वास्तव में ऐसा लग रहा है कि बहुत ट्रू है। बच्चों का कहना यह है कि बच्चों ने इस बार आंसर शीट्स में लिखकर नहीं देखा कि कितनी आंसर शीट में वो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे या कैसे होगा। 10वीं के बच्चों के लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि 9वीं तक उनकी परीक्षाएं हुई नहीं थी। जब 9वीं में कोरोना आ गया था तुरंत ही वो 10वीं में आए, फिर वो दे नहीं पाए, तो पहली बार ही परीक्षाएं देंगे कायदे से। अब आंसर शीट में उन्हें लिखने का तजुर्बा नहीं है, तो वो किस तरीके से आंसर शीट में लिखना, उसको किस तरीके से प्रस्तुतिकरण उसका होना चाहिए और किस तरीके से उसको अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए इन 90 दिनों के लिए सिर्फ, कि जिससे कि हमारा बच्चा उस टाइम टेबल के हिसाब और आंसर शीट पे दोनों पे काम कर सके। दोनों प्रश्न का आंसर जल्दी से। धन्यवाद सर। समय को नियोजित करना भी अपने आप में एक चुनौती है, वो शिक्षक के लिए भी है और वो बच्चों के लिए भी है। उसे पूरी पुस्तक, और पहले 3 पेपर होते थे हिंदी के, इंग्लिश के, फिर 2 हुए, अब 1 ही हो गया। तो उसको एक ही पेपर में उसको सब कुछ लिखना है, गद्य, काव्य, निबंध, पत्र। उसके लिए उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। और आंसर शीट जैसा कि 10वीं के बच्चे को नहीं आती, 8वीं तक तो सरकार की नीति है किसी को फेल नहीं करना। 9th की परीक्षा दी नहीं, और मैं समझती हूँ नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर 21 में वो लागू हो जाती है तो ये कक्षा 10 वालों के लिए बोर्ड का अंतिम परीक्षा रहेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में कक्षा 10 के लिए बोर्ड, यूपी बोर्ड में बोर्ड परीक्षा नहीं है, वो ऐच्छिक होगी और वो भी बहुत कम होगी। तो उन बोर्ड के बच्चों को आंसर शीट पर कैसे आंसर देना है, ये कम से कम सभी शिक्षकों को प्री बोर्ड परीक्षा जो अपने अपने यहाँ कराएंगे वो एक बार करानी चाहिए, बुलाकर करानी चाहिए। जैसे अब सरकार ने कहा है कि आप 50% बच्चों को बुलाइए और 50% घर रहेंगे, अगले दिन उनकी लेंगे। हमारे यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम इसी तरह हुए हैं और 98% उपस्थिति रही है। तो प्री बोर्ड की परीक्षा में जो गलती है वो करेंगे आंसर शीट पर भरने के बाद, अपने आंसर देने के बाद। ये उनको बताया जाता है कि प्री बोर्ड में अगर आपके 90% नंबर हैं तो बोर्ड में 95% आ जाएंगे अगर आप इन गलतियों को दुरुस्त कर लेंगे, इनको ठीक कर लेंगे।
तो जब तक बच्चा एक बार स्कूल आकर परीक्षा नहीं देगा, तो वो हाफ ईयरली दे या प्री बोर्ड दे, तब तक उसको 100% सफलता नहीं मिलेगी। ये है 60% आ जाएंगे, क्योंकि 30% नंबर विद्यालय से जाने हैं प्रोजेक्ट में, तो फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएगी। लेकिन जो बच्चा जीनियस है, जिसको आगे जाना है 10th के बाद ही, जिसको पॉलिटेक्निक में जाना है, किसी को नीट में जाना है, तैयारी करनी है, उसके लिए उसको 10th में ही परीक्षा देना आना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि वो अनसोल्ड करे, वो मॉडल पेपर से काम करे और वो समझे किस तरह उसको आंसर देने हैं, तभी वो पूरा कर पाएगा। मैम टाइम टेबल का और टाइम टेबल वो पांचों विषय को एक समान समझे। वो ये नहीं कि केवल गणित में ही नंबर आते हैं, हिंदी में भी 98% नंबर आते हैं। 10th में ड्राइंग है, तो ड्राइंग में लास्ट ईयर हमारे यहाँ 6 बच्चों के 100 में 100 नंबर आए हैं। तो किसी भी विषय को कम और अधिक अंक ना दे, उस सभी प्रश्नों के 70 नंबर के प्रश्न पत्र आएंगे, सभी को समान समय दे, समय का नियोजन करे, प्रतिदिन प्रत्येक विषय को स्पर्श करे और उसको याद करे। ये नहीं कि मैं कठिन विषय लेकर बैठ गया और फिर थक गया और फिर आसान तो पढ़ूंगा नहीं। तो एक कठिन प्रश्न गणित लेकर बैठा है, उसके बाद ड्राइंग करे, उसके बाद साइंस का केमिस्ट्री फिजिक्स करे, तो उसके बाद फिर हिंदी पढ़ ले। इस तरह कठिन और आसान विषयों को चुनता हुआ वो पांचों विषय को प्रतिदिन समय देगा, तो निश्चित रूप से वो सफल होगा और अच्छे से अच्छे अंक लेकर पास। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए, एक प्रधानाचार्य की भूमिका में मैम कितनी फिट हैं। खुद वो विदुषी है हिंदी सब्जेक्ट की, लेकिन उन्होंने उसकी सिर्फ वो नहीं किया, बायसनेस नहीं किया। उन्होंने बताया सभी विषय को आपको समय देना है, एक कठिन एक सरल। और उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने का अभ्यास के लिए प्री बोर्ड या हाफ ईयरली अगर आपके विद्यालय में हो गए हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं हुए हैं तो जब हो तो जरूर जाइए, और अगर हो गए हैं और आप नहीं जा पाए हैं तो अपने टीचर से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें कि आपको किसी समय में लिखने दें, क्योंकि वो अभ्यास जरूरी है। और 10वीं के बच्चों के लिए तो ये अभ्यास और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि परीक्षाएं आप पहली बार देंगे। अब समय के अभाव से जल्दी हम लोग आंसर करेंगे सर। रोहित जी, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि जब बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे परीक्षा की हो चाहे अपनी सेल्फ स्टडी की हो, सबसे पहले तो उन्हें एक अपना पढ़ाई का जिस लिए वो पढ़ रहा है उसके एक निश्चित स्थान होना चाहिए जी। क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो लर्निंग्स है बच्चे की, वो एक जो प्रॉपर वे में वो उसका, सपोज अगर हम देखें तो उसके जो टेबल्स है, चेयर्स है, तो उसको एक निश्चित उसका स्थान होना चाहिए जहाँ पे वो पढ़ना है। सपोज वो बिस्तर पे जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसको आलस्य से भर जाएगा। अब रजाइयों में अब सर्दियां हैं तो धीरे धीरे जाके तुरंत सोने चला जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसे एक प्रभावी करेगा उस चीज जी। तो ये मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा, एक प्रकाश का भी उसके हम टाइम जो लैंप है उसका भी उचित प्रयोग बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अगर हम टाइम टेबल की जो बात करें, टाइम टेबल अब जैसे अभी 3 महीने के लगभग रहे हैं, यानी कि 90 दिन हमारे पास बचे हैं जी। सर्वप्रथम तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितने चैप्टर्स हैं जी। चैप्टर्स के साथ साथ में उनको डेज वाइज उसको डिवाइड कर लें जी। डिवाइड करने के उपरांत उसमें हम देखें कि इतने जो पर्सन है वो पर डे मुझे तैयारी करने हैं, वही 2-2 घंटे का वो अपने जो शेड्यूल है वो पढ़ाई का बनाए जी। 2 घंटे या 2.5 घंटे में उसमें 1.5 घंटा वो लगभग कठिन विषय जैसे मैम ने बताया, और 1 घंटा वो उसमें सरल विषय को वो चुन सकता है जी। उससे उसमें एक तरावट सी भी रहेगी जी। एक तरह से हम कह सकते हैं फ्रेश रहेगा जी। उस जो 2-2.5 घंटे के बाद उसे कम से कम 10 से 20 मिनट एक ब्रेक लेना चाहिए जी। क्योंकि हमारी जो माइंड की जो एक कैपेसिटी है वैसे तो 45 मिनट्स की है वो कंसंट्रेट करने की जी। लेकिन उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 45 मिनट्स के बाद में 1 मिनट्स का वो एक ब्रेक ले सकते हैं। उसमें हम ब्रीथिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे हम श्वास ले सकते हैं, धीरे धीरे। सर इसी में मैं ये ऐड कर दूं, क्या 90 दिन कम तो नहीं है? अभी भी जो बच्चे तैयारी करना चाहें तो अच्छा कर पाएगा, पर्याप्त है। हाँ जी रोहित जी, वैसे अगर देखा जाए तो ऑनलाइन के माध्यम से काफी सिलेबस हो चुका है जी, और सेल्फ स्टडी में भी बच्चे लगे हुए जी। तो 90 दिन काफी उपयुक्त रहेंगे जी, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वो टाइम टेबल अपने जो शेड्यूल्स है उसको वो करें। थैंक यू जी सर।
Thank you, sir. Thank you very much. So, without wasting a single day time, without wasting a single hour, जैसे जैसे टीचर्स और आपके प्रिंसिपल्स आपको बता रहे हैं, उसको तुरंत शुरू कीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए और पढ़ाई के लिए आप ये कहते हैं, मैंने भी सुना था ये और आप लोगों ने भी सुना होगा, कल करो तो आज करो तो अभी पल में पढ़ ले, होएगी बहुरी करोगे कब, समथिंग लाइक दिस, माइट बी माय प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग, लेकिन इसका मतलब ये था कि अब समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है, जो कल के लिए कर रहे हैं तुरंत शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। सर आगे। धन्यवाद रोहित जी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और किसी ने एक बात कही है कि जो समय की कीमत समझता है, समय उसको कीमती बना देता है। तो सबसे पहली बात आई कि कंठस्थीकरण करते हुए, याद करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैम ने और सर ने तो बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि एक तो जब आप याद करें उस समय रट्टा नहीं लगाना है, समझना है उस टॉपिक को कि टॉपिक के अंदर क्या है, क्योंकि रट्टा अगर लगाएंगे तो कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाएगा और फिर हम भूल जाएंगे उसको। अगला टॉपिक आता है कि हम जैसे दूसरों को समझाएं, अगर हमारे याद है तो हम अपने साथी को समझाएं, अगर हम उसे समझाएंगे तो और अच्छी तरह से जो है उसकी भी समझ में आ जाएगा और हमारा और भी पक्का हो जाएगा उसमें। तीसरा, जो पढ़ रहे हैं एकाग्रता से पढ़ें, पूरे ध्यान लगा करके उसको पढ़ें, पूरे मन लगा करके उसको पढ़ें। जब याद हो जाए उसे चेक करें, उसे लिख करके देखें उस चीज को। टाइम टेबल बनाते समय प्रस्तुतिकरण करते समय मैं कॉपी अपने साथ लाया हूं और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो उस कॉपी को डिस्प्ले पर दिखाने का थोड़ा सा प्रयत्न करें। जो बच्चे इस बार बोर्ड में जिले में जिन्होंने टॉप किया है जी, तो उनकी कॉपीज हैं, तो ये मैं चाहूंगा कि आप इसे जो बच्चे देख रहे हैं मुझे वो देखें, ये प्रस्तुतिकरण हमारा कैसा, ये इस तरह से आप लिखें, मेन पॉइंट्स अलग ब्लैक पेन से आपके हों, उनके नीचे अंडरलाइन हो, आप स्केल से अपनी साइडों में भी लाइनें खींचें। अगर आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा, अगर आपकी लिखावट अच्छी होगी, आपका लेख अच्छा होगा, तो एग्जामिनर एक अच्छे अंक आपको दे पाएगा। क्योंकि यदि एग्जामिनर के समझ में आपका लिखा हुआ नहीं आएगा तो फिर आपको अच्छे अंक मिलना बहुत ही कठिन है वास्तव में। तो बहुत अच्छी बात है। और टाइम टेबल के लिए सर ने बहुत सारी बातें बताई, बस मैं तो टाइम टेबल के लिए इतना कहना चाहूंगा कि आप जो टाइम टेबल भी बनाएं उसका सख्ती से पालन करें, क्योंकि टाइम टेबल बनाना बड़ा आसान होता है, उसे निभाना बड़ा कठिन होता है। टाइम टेबल को घर में कहीं भी लगाएं, उसे ऐसी जगह लगाएं जहां पर घर वाले सब देखते हो। कोई भी घर वाला आए, अरे क्या कर रहे हो आप, ये चंटू तुमने उठे नहीं हो, टाइम टेबल में तो लिखा है कि तुम 4 बजे उठोगे, अभी उठे नहीं हो, तो कम से कम ऐसी जगह जो लगाएं उसको कि जो है सब लोग देखें। और अगर आप भूल रहे हैं टाइम टेबल में अपना वो काम करना, तो आपको सब लोग जगा सकें, सब लोग उठा सकें और बहुत अच्छी तरह से आप मेहनत करें। मैं मानता हूं कि आप अपने आप में बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। तालियां सर के उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिसकी कॉपियां आपको दिखाई हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर शीट में बच्चों ने लिखा है, आपको रियल में दिखा दिया है सर। ये बच्चे नीतू, नेहा और पलक हैं। नीतू, नेहा और पलक के लिए जोरदार तालियां, जिन बच्चों की कॉपियां आपको दिखाई हैं। ये बच्चे टॉपर्स हैं और इनकी हैंडराइटिंग और इनका प्रस्तुतिकरण देखकर लगता है कि वास्तव में बच्चा जब ऐसे लिखे कि शिक्षक विवश हो जाए नंबर देने के लिए कि इतना खूबसूरत बच्चे ने लिखा है। अब आखिरी राउंड और आखिरी प्रश्न, सिर्फ छोटी छोटी लाइनों में सर टीचर्स और बच्चे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे समय में? बस ये एक लाइन आपका आखिरी प्रश्न। टीचर्स के लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि बच्चा आपका है और जितनी खुशी उसकी सफलता पर अभिभावक को होती है, उससे अधिक खुशी गुरु को होती है कि मेरा बच्चा आज यहाँ तक पहुंचा। वो इसलिए शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वो कुछ भी छुपा कर नहीं रखता और अपने शिष्य से पराजित होने में खुशी और आनंद का अनुभव करता है। तो वो अधिक से अधिक अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं और अनायास कभी भी बच्चे को जब जरूरत है तो उसके लिए उपलब्ध हो, उनकी समस्याओं दुविधाओं को दूर करें। बच्चों से मेरा ये कहना होगा कि वो रजाई से थोड़ा सा मोह दूर कम करें, बैठकर पढ़ें। आप बोलकर पढ़ते हो, बोलकर पढ़ें, चुपचाप पढ़ते हो, चुपचाप पढ़ें। आप गाना सुनते हुए पढ़ते हो तो गाना सुनते हुए पढ़ें, लेकिन अपने पढ़ने के समय को बर्बाद ना करें। एक बहुत पुराण में श्लोक कहा गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्रान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी
विद्यार्थी पंच लक्षणम। जब तक आपको कोई सूत्र याद ना हो जाए तब तक उसके लिए बार बार चेष्टा करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, आलस से दूर रहिए, खाना पीना भी सीमित खाइए और प्राणायाम करते हुए याद करिए। जो याद किया है उसको एक बार आंख बंद करके दोहराएं, मन में समझें उसको। जो हेडिंग्स हैं उनको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज लिखते रहें। क्विक विजन के लिए आपको वो उपयोगी होंगे। विद्यालय जाते हुए टॉपिक वाइज हेडिंग अलग लिखें और जो आपने याद किया है वो नोट्स अलग लिखें, ताकि एक समरी के रूप में आप उसे पेज पलटते हुए विद्यालय जाते समय जहां मंजन करते हैं वहां अपने कुछ सूत्र लिख रहे हैं, जहां आप जूते बांध रहे हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं वहां कोई छोटा सा प्लेट, कोई जो चीज आपको दिक्कत लगती है उसको स्लिप लगा के रखें ताकि आपकी नजर उस पर पड़े और आप उसको करते रहें। मैं समझती हूँ निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई टॉपर होना चाहिए। ये मेरी इच्छा है कि वो मेरठ का हो, वो सहारनपुर का हो, मुजफ्फरनगर का हो। पिछले 2 साल से तो ऐसे टॉपर्स आई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रहे हैं जी। दोनों मुजफ्फरनगर के हैं, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर अपने मंडल में से कोई भी जिले का टॉपर बने, यूपी बोर्ड में अपने ओर से परिश्रम हो। इसके लिए जो भी चैनल्स आपको पसंद आते हैं, आपको समझ आते हैं, उनको बार बार देखें और उसके अनुसार चलते हुए अपने कार्य। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जो विद्यार्थी के 5 लक्षण जो कि पूरा विश्व मान चुका है, हमारे पुराणों में दिए गए थे, मैडम ने वही आपको दोहराया है। उसी लक्षणों पे चलिए और आगे बढ़िए सर। रोहित जी, कल मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। कल डीआई साहब जो अपने जिले के हैं, श्री गजेंद्र कुमार जी, उनसे बातचीत हो रही थी जी कि आपके इस माध्यम से जो ई विद्या जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मैं उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं जो उन्होंने कही कि कुछ बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जी, कुछ बच्चे स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो ना तो वे स्कूल ही आ रहे हैं ना ऑनलाइन है, तो उन बच्चों का क्या होगा। तो मेरा उन बच्चों से आपके इस ई विद्या जो प्लेटफॉर्म है कहना है कि आप DDH जी एक डेडिकेटेड रहे अपनी पढ़ाई में, डिसिप्लिन में रहे और ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने अपनी पढ़ाई के प्रति, तो तब कहीं आप कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से सफल होंगे। DDH ये अगला फॉर्मूला है, लिख लीजिए बड़े बड़े शब्दों में, क्योंकि आपको अपने आप से कोई झूठ नहीं बोलता। ऑनेस्ट रहकर, डेडिकेटेड रहकर आपको मेहनत करनी है और सफलता दूर नहीं है। शास्त्री सर। धन्यवाद रोहित जी। आचार्यों के लिए तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में कहा गया आचार्य देवो भव, आचार्य देवता होता है, तो बच्चा जो होता है मिट्टी के समान होता है। बस इतना कहूंगा कि पूरी मेहनत के समान उस मिट्टी को जो आपके पास आती है, कच्ची मिट्टी है, उसको एक अच्छे आकार में आप गढ़ें, पूरी मेहनत के साथ गढ़ें। बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि एक सुखार्थी न कुतो विद्या और विद्यार्थी न कुतो सुखम, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यदि आप सुख चाहते हैं तो आपको विद्या छोड़नी होगी, और अगर आपको विद्या चाहिए तो सुख छोड़ना होगा, रजाई त्यागनी होगी, सुबह उठ करके रजाई को लात मारनी होगी और किताब लेकर के अपने पढ़ाई करनी होगी। ये कहना चाहूंगा। और एक और मैसेज होगा आज कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि जो बच्चा, ये संस्कारों से संबंधित है, थोड़ा सा इससे अलग है, कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चा अपने बड़ों का आदर करेगा, जो बड़ों का सम्मान करेगा, उसकी 4 चीजें बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। मेरा आपसे ये कहना है कि आप बड़ों का सम्मान करें, जितना भी अपने गुरुओं के सामने नतमस्तक होकर के उनका सम्मान करके आप जो उनसे सीख सकते हैं, वास्तव में वो एक आपके जीवन में काम आएगा। और जब गुरु की कृपा होगी तो आप जीवन में अपनी उन्नति को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसी के साथ अब हम लोग कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। हमने भरपूर प्रयास किया है कि जो आपने हमें लिखा था आपकी परीक्षाओं संबंधित, हम उनका आज के अपने एक्सपर्ट से आंसर ले सकें, जो उन्होंने दिया भी बखूबी दिया, लेकिन करना तो आपको है ग्राउंड पर, और वो जब ही कर पाएंगे जब आप उसको करने की ठान लेंगे। जब ठान लेंगे तो वो चीजें होंगी ही होंगी। अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न रह गए हो तो वो हमें ई विद्या टीवी पर सब्सक्राइब करके लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर हम लोग जुड़ेंगे किसी और अतिथियों के साथ, किसी और प्रिंसिपल्स के साथ, जो कि आपके
आपके कुछ और प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने हेड से श्री पंकज जैन जी से, नवीन जैन जी से कि वो मंच पर आएं और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। बच्चों तालियां बजाते रहिएगा, दूर से ही वो भी यहीं पर पहुंचेगी और जो यहाँ पर हॉल में बैठे हैं लोग वो भी इधर ही आएंगे। हमारे विद्या प्रकाशन का एक कल्चर है, एक परंपरा है कि हम अपने अतिथि को एक हरा पौधा देकर, क्योंकि पर्यावरण को भी गो ग्रीन हम लोग मानते हैं, उससे स्वागत करते हैं। सर मैम को बहुत जोरदार तालियां। सर को मैं बैठिए, अभी बैठिए। थैंक यू सर को अब मैं नवीन जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो पहले शॉल उड़ाकर हमारे अतिथि को विद्या प्रकाशन की तरफ से धन्यवाद करें कि जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हम लोगों के लिए आज ई विद्या के लिए ये निकाला। ई विद्या सिर्फ आपका है, ई विद्या मतलब आपसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। मैम भैया फोटो खींचते रहो अच्छे से ना, हमें फोटो चाहिए। सर इसको खोल के सर उड़ाइए, है ना, सर को एकदम गर्माहट का एहसास दीजिए। जी फोटो सर इधर। जोरदार तालियां। अब मैं पंकज जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और एक स्मृति चिन्ह देकर हमारे अतिथियों का धन्यवाद करें, जो खास आज परिचर्चा कार्यक्रम के लिए है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग राष्ट्रीय गान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में कुछ विशेष हमारे अतिथिगण जो आज हम लोगों से जुड़ने के लिए और अपना समय हम लोगों के लिए निकाल कर आए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। श्री कुलदीप सिवाज जी, जोरदार तालियां। श्री चंद्रवीर पवार जी और श्री संदीप मलिक जी कि वो भी हमारे मंच पे आए। और मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा नवीन जी सर से और पंकज सर से कि वो मंच पर आए। आप तो बैठे हो मैडम, फोटो हो जाएगा। आप लोग बैठिए।